हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्पीच राइटिंग सीखने जा रहे हैं कि स्पीच कैसे लिखी जाती है। ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस साल। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले स्पीच होती क्या है, स्पीच की डेफिनेशन क्या है। तो अ स्पीच इज़ अ फॉर्मल टॉक और डिस्कोर्स डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस to express thought, opinions over a particular subject matter। यानी स्पीच एक तरह की फॉर्मल टॉक होती है, ठीक है, या एक इस तरह की टॉक जो हम ऑडियंस के बीच में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस तरह की टॉक होती है ये, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना ऑडियंस के बीच में, और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अपने व्यूज़ देना। It reflects of thoughts and accuracy of tests in a balanced manner। कि इसमें बैलेंस वे में अपने थॉट्स को और एक्यूरेट वे में प्रोड्यूस किया जाता है और उसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ तो हम स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इट। तो हम उसे ही, जो हम बोलेंगे उसी स्टाइल में हम इसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्पीच राइटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या है। स्पीच राइटिंग आपका 5 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में। पहले ये 10 मार्क्स का आता था, इस साल ये 5 मार्क्स का आएगा। इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन में डिवाइड हो जाते हैं इसके मार्क्स। फॉर्मेट राइटिंग 1 मार्क्स की है, कंटेंट 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स इसके एक्सप्रेशन के हैं। चलिए आगे देखते हैं फर्दर बाइफर्केशन ऑफ एक्सप्रेशन की। जो एक्सप्रेशन के मार्क्स हैं वो किस तरीके से बाइफर्केट होते हैं। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, जब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में क्या चीज़ें देखी जाती हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन में कि हमने जो लिखा है वो कितना ग्रामेटिकली एक्यूरेट है, जो हमने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो कितने अप्रोप्रिएट हैं, यानी कितने सटीक वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं और क्या उनकी स्पेलिंग्स ठीक है, और इसके अलावा कि जो हम लिख रहे हैं वो आपस में रेलिवेंट एंड कोहेरेंट है या नहीं, जो आइडियाज़ हैं वो रेलिवेंट एंड कोहेरेंट है कि नहीं। मीन्स ऐसा तो नहीं कि एक बार हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और नेक्स्ट सेंटेंस में हम कुछ और बोल रहे हैं। मीन्स आपस में रेलिवेंट सेंटेंसेस होने चाहिए, और आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है। तो ये जो एक्सप्रेशन के मार्क्स हैं इनमें डिवाइड हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट में यहाँ ये मैं सपोर्ट मटेरियल से आपके समझा रही हूँ। यहाँ 4 पॉइंट्स दिए हैं फॉर्मेट के। फर्स्ट इज़ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैल्यूटेशन or addressing the audience। This is the first part of your format। Second part में आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना नेम बता रहे हैं, अपनी डेजिग्नेशन बता रहे हैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, और जिस टॉपिक पर आप स्पीच देने जा रहे हैं या स्पीच लिख रहे हैं उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में है फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक, स्पेलिंग यहाँ गलत है, ABOUT इज़ अबाउट। फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द इश्यूज़। यानी जो टॉपिक है उसमें जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना। मान लीजिए जैसे पोल्यूशन के ऊपर आप लिख रहे हैं या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के ऊपर आप स्पीच राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कॉजेज़ हैं, उसमें इफ़ेक्ट्स होते हैं, उस इशू से रिलेटेड कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को लिखा जाता है इसमें। उसके बाद आता है डाटा एंड एग्जांपल्स, रियल इनपुट, कि जो डाटाज़ हैं उससे रिलेटेड, लाइक आप पॉपुलेशन को लेकर लिख रहे हैं, मान लीजिए स्पीच लिख रहे हैं, तो जो करेंट डाटा है वो क्या है, पहले क्या था, मान लीजिए आज से 10 साल पहले कितनी थी पॉपुलेशन, तो उनका एक कंपैरेटिव अकाउंट हो सकता है। उसमें मेल फीमेल की रेशियो हो सकती है, ओल्ड एंड यंग की रेशियो हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके की ये डाटास, एग्जाम्पल अब किसी एक स्टेट को दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से, वर्ल्ड की पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा हो सकता है, तो उसके इस तरह के इनपुट्स को डाला जाता है इसमें। देन लास्ट में हम इसे कंक्लूड करते हैं। सो द थर्ड पॉइंट इज़ कंक्लूजन बाय गिविंग सजेशंस, कि हम जब कंक्लूड करते हैं, इसे एंड करते हैं स्पीच राइटिंग को,
तो उसमें हम एंड में सजेशंस देते हैं कि भाई अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या मेजर्स पर्सनस ले सकते हैं या क्या मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाने चाहिए। तो कुछ हम सजेशंस के साथ में इसे सम अप करते हैं। ठीक है, अब किस तरह के सजेशंस होंगे ये हमारे टॉपिक पर डिपेंड करता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट इज राइटिंग थैंक यू, मीन्स थैंक्स गिविंग टू द ऑडियंस, कि जो वही ऑडियंस है जो इतनी देर से आपको सुन रहे हैं उनको थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी देखिए आपके स्कूल में असेंबली टाइम में कोई टीचर स्पीच देता है या प्रिंसिपल स्पीच दे रहे हैं या स्टूडेंट्स स्पीच के लिए आ रहे हैं, तो आप देखिए वो एंड में थैंक यू ज़रूर बोलते हैं और ये कर्टसी को शो करता है कि भाई आप सामने वाले के लिए थैंकफुल हैं कि उन्होंने पेशेंटली आपको सुना। तो थैंक यू अगर आप नहीं लिखते हैं एग्ज़ाम में देन आपका जो फॉर्मेट है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा एंड यू लूज मार्क्स। चलिए लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर इन स्पीच राइटिंग। नाउ स्पीच राइटिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। दैट पार्ट 1 जो है उसमें इंट्रोडक्शन का होता है पार्ट 1, ठीक है, जिसमें हम टॉपिक को डिफाइन करते हैं, टॉपिक की डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है। और जो पार्ट 2 है लाइक आप एपिडेमिक करें, जो करंट में अब कोविड-19 एपिडेमिक चल रहा है, तो व्हाट इज़ एपिडेमिक, व्हाट इज़ कोविड-19, उसके बारे में लिखना, ठीक है, उस टॉपिक को डिस्क्राइब करना है कि वो क्या है, ठीक है। तो अब पार्ट टू में क्या आएगा, पार्ट 2 में आता है एनालाइज द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ इश्यूज एंड इट्स कॉजेज, कि जिस भी टॉपिक को आप लिख रहे हैं तो उसको एनालाइज करना, उसके इश्यूज़ को डिस्कस करना, उसके कॉजेज़ को डिस्कस करना, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफ़ेक्ट्स, कि उसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, उसको डिस्कस करना। तो ये जो डिस्कशंस हैं जिसमें इश्यूज़, कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफ़ेक्ट्स हम लिखेंगे, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ होगा या सेकंड पार्ट आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट या आप जिसे कह सकते हैं थर्ड पैराग्राफ। इस थर्ड पार्ट के में हम कंक्लूजन लिखते हैं, मींस जो भी आपने मैटर लिखा है, जो भी आपने स्पीच के अंदर मटेरियल डाला है, आपने जो भी उसमें कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आप लिख रहे हैं, उसको आप लास्ट में कंक्लूड करेंगे, एक कंक्लूजन लिखेंगे उसका। तो उसमें क्या आप इंक्लूड करते हैं, उसमें सजेशंस देते हैं कि भाई अब मान लो पॉपुलेशन है, राइज इन पॉपुलेशन है या राइज इन प्राइजेस है, हाइक इन प्राइजेस हैं, तो उसके लिए क्या सजेशंस आपके हो सकते हैं, कि आप गवर्नमेंट को क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट हो सकती है सजेशंस में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका जो टॉपिक है वो स्कूल से या स्टूडेंट से कंसर्न्ड है, तो उसके अंदर रिक्वेस्ट हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए सजेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सजेशंस होंगी। इसके अलावा रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, सजेशंस के अलावा रेमेडियल मेजर्स, कि भाई क्या रेमेडीज़ होने चाहिए, क्या मेजर्स हम अपनाएं किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, किसी चीज़ से बचने के लिए। तो आज ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है। एंड स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हम उस चीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, कि लाइक जो राइज इन प्राइजेस पर मान लीजिए आप स्पीच दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें रेमेडियल मेजर्स आप क्या कर सकते हैं, कि किस तरीके से उन प्राइजेस को कंट्रोल करा जा सकता है, या आप उनको रोकने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले, जनरल पब्लिक उसके लिए क्या करे, ठीक है। वो जो ये सब सजेशंस में ही काउंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें लिखना, ये सारा काउंट होता है कंक्लूजन में। तो इसके साथ आपका ये थर्ड पैरा या थर्ड पार्ट हो जाता है स्पीच राइटिंग का। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मेक वैल्यू पॉइंट्स एंड डेवलप देम इनटू पैराग्राफ्स मेंटेनिंग अ लॉजिकल ऑर्डर, कि जब आप स्पीच लिख रहे हैं तो उसमें आप वैल्यू पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है। और जो पैराग्राफ्स हैं उसे डेवलप जब कर रहे हैं, आप पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, तो एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी सजेशंस आपने पहले लिख दी हैं, उसके बाद आप इश्यूज़ एंड कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हैं, या आपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तो आप इश्यूज़ एंड कॉजेज़ लिख रहे हैं और सेकंड पैराग्राफ में आप डिफ़ाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी मैटर आप लिख रहे हैं वो एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और जो कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ का आपको ध्यान रखना है, कि जो भी आप मैटर लिख रहे हैं वो कोहेरेंट है या नहीं, आपस में जो सेंटेंस है वो कोहेरेंट है या नहीं, और जो आइडिया है वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है भी या नहीं, ठीक है। देन
ट्राई टू मेक अ रफ ड्राफ्ट फर्स्ट, कि अब जैसे अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। जनरली हम उस टाइम को आपको बोलते हैं कि आप अनसीन पैसेज में उसे यूटिलाइज़ करिए, कि आप उस टाइम पर अनसीन पैसेज को रीड करिए, आंसर्स को सॉर्ट आउट करिए। आप इसके अलावा मान लीजिए वो हो जाता है आपका, तो उसके अलावा आप स्पीच राइटिंग, इसके भी पॉइंट्स आप डेवलप कर सकते हैं। रफ़ आप साइड में आंसर शीट पर एक रफ़ वर्क के लिए कॉलम बना सकते हैं, या लास्ट पेज को आप एज अ रफ़ शीट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, कि आप डिफरेंट पॉइंट्स को आप फ्रेम कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स मैंने लिखने, आप प्लान कर सकते हैं। फिर उनको आप जब आप राइटिंग पार्ट कर रहे हैं तो उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन माइंड द वर्ड लिमिट, हमें वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, हाउ टू बिगिन अ स्पीच, कि अब स्पीच कैसे लिखें। हमने फॉर्मेट को समझ लिया कि क्या फॉर्मेट है इसका, इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और अब हम पहुंचते हैं इसके हाउ टू बिगिन अ स्पीच, कि हम स्पीच कैसे लिखें। देखो बच्चों, बिगिनिंग विद ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन एंड बाय एड्रेसिंग द ऑडियंस, कि जब भी हम स्पीच बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसमें ग्रीट करते हैं जो लोग सामने खड़े। अब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या आप सीधा बात करना शुरू कर देते हैं? नहीं ना, आप पहले विश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ ग्रीटिंग्स आएंगे, जिसे हम सैल्यूटेशन भी बोलते हैं, या इसे आप एड्रेसिंग द ऑडियंस भी बोल सकते हैं, कि जो सामने खड़े हुए हैं लोग, उनको आप एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं कि आप कैसे बिगिन करें, कैसे सैल्यूटेशन करें आप, या कैसे आप ग्रीट करें, इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। अगर आप अपने सपोर्ट मटेरियल को देखें तो इसमें 5 स्टाइल्स बताए हुए हैं। तो इसमें देखिए स्टाइल 1 में आप देखिए यहाँ दिए हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयस मॉर्निंग। कि आप प्रिंसिपल को अब स्कूल के अंदर अगर आप स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, स्कूल के लिए आप स्पीच राइटिंग कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए आप पोस्ट वाइज देखिए, सबसे जो हायर अथॉरिटी है वो स्कूल के अंदर कौन है, प्रिंसिपल है। तो इसलिए आप सबसे पहले प्रिंसिपल को एड्रेस करेंगे, एक हायरार्की वाइज आप एड्रेस करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल, देन टीचर्स एंड देन योर फ्रेंड्स और द स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे भी उसी वे में, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई गेस्ट ऑफ ऑनर है स्कूल के अंदर, तो प्रिंसिपल से भी बड़ी पोस्ट के हैं, तो सबसे पहले आप उनको एड्रेस करेंगे। हाँ, इसके बाद में आपने सबको यहाँ पर ले लिया, मेंशन कर दिया, उससे नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयस मॉर्निंग, कि आप सबका इस खुशनुमा सुबह के दिन या मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है, ठीक है। उसके बाद में अब आप जो नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेम करेंगे उसे देखिए आप कैसे लिखेंगे, आई देन कॉमा, और उसके बाद में आप यहाँ नेम आ जाएगा, जो ब्लैंक है यहाँ नेम आ जाएगा, मीन्स नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ गिविंग द स्पीच, जो पर्सन स्पीच दे रहा है। अब यहाँ नेम किसका आएगा, एक क्वेश्चन रेज होता है कि किसका नाम लिखे, हम अपना नाम लिखे हैं जो क्वेश्चन में नेम दिया है। बच्चे अगर क्वेश्चन में आपको कोई नेम मेंशन किया है, दैट यू आर सुमिता ऑफ क्लास 12 ऑफ सो एंड सो स्कूल, तो यहाँ पर आपको एक क्लास बताइए कि आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको एक नेम दी, तो आप वही नेम यूज़ करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर अपना नेम लिख सकते हैं, मीन्स आपको ऐसा नहीं है आई डैश करके छोड़ दे कि मैम ने तो ये फॉर्मेट बताया था, यहाँ आपको नेम लिखना है। तो आई डैश यहाँ नेम आ जाएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट और द पर्सन हु इज़ राइटिंग द स्पीच ऑफ क्लास 12। ये हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से। ये 11th के स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है, तो यहाँ क्लास 11th आ जाएगा, ठीक है। विश टू स्पीक ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बोलना चाहती हूँ। अब ऑफ के बाद में आप यहाँ पर टॉपिक को लिख सकते हैं। टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा, टॉपिक आपको क्वेश्चन से मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसमें ब्लैंक डला हुआ, यहाँ पर आप टॉपिक लिख सकते हैं। देखिए इस पार्ट को, ये जो बिगनिंग दी है, आप इनको याद कर सकते हैं। जो 5 स्टाइल्स हैं, इस पेज पर आपको 2 स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं,
तीन स्टाइल्स नेक्स्ट पेज पर हैं, इनमें जो आपको बेस्ट लगता है आप वो स्टाइल लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टाइल पर आ जाइए। सेकंड स्टाइल में दिया है गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई अगेन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज़ राइटिंग स्पीच, देन प्रेजेंट माई व्यूज़ ऑन डैश, टॉपिक आ जाएगा यहाँ, प्लीज़ लिसन एंड ट्राई अडॉप्टिंग इन योर लाइफ, कि आप ध्यान से सुनिए और मेरे जो व्यूज़ हैं उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। अब हर जगह ये जो सेंटेंस है ये फिट नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपको देखना है, आपका जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप ये लिखेंगे। उसके बाद में आ जाते हैं हम स्टाइल 3 पर। स्टाइल 3 में हमने सिंपली इसे शुरू किया है, डियर ऑडियंस लिखा है। ऑडियंस कोई भी हो सकते हैं, ये आपके स्कूल के अंदर भी हो सकता है, स्कूल से बाहर भी हो सकता है। तो डियर ऑडियंस, उस लाइन को हमने डिसकंटिन्यू किया है और नीचे लिखा गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, आप इतना सिंपल वे से लिखकर भी अपने मैटर को फिर स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल देखिए, स्टाइल 4। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई एम, यहाँ नेम आ जाएगा, वट एवर इज़ योर नेम। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू डिलीवर स्पीच ऑन द टॉपिक। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन में टॉपिक दिया है वो टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 5th स्टाइल, एक और स्टाइल दिया है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डैश, यहाँ नेम आ जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक डैश, यहाँ आपका टॉपिक जो आपको क्वेश्चन में दिया है आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 5 स्टाइल आपको दिए हैं। इन 5 स्टाइल्स में से जो आपको बेस्ट लगता है आप उस स्टाइल को लर्न कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड यूज़ हुआ है ये आप सिर्फ स्कूल से रिलेटेड, ठीक है, स्कूल से रिलेटेड जो आपकी स्पीच होंगे वहीं पर आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आउट ऑफ द स्कूल आप कहीं पर स्पीच दे रहे हैं तो आप ऑनरेबल, यहाँ पर प्रिंसिपल टीचर्स नहीं आएगा, तब प्रिंसिपल और टीचर की जगह वो डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस पर दे रहे हैं और आपके ऑडियंस किस तरह के हैं और उनमें कौन सीनियर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। पर जनरली स्कूल से रिलेटेड स्पीच ही लिखने के लिए आती हैं तो ये फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोबारा मैं बता रही हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन है वो क्या है और किस से रिलेटेड है। अब आपको बिगिनिंग समझ आ गई है कि आप स्पीच कैसे बिगिन करेंगे, बीच में आप किस तरीके से कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट के लिए आपको बता दिया गया है कि आप 3 पैरास बनाएंगे। पहले में आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जहां आप जो भी आपका टॉपिक है उसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो नेक्स्ट पैरा आप बना रहे हैं उसमें आप टॉपिक के से रिलेटेड इश्यूज़ और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉजेज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उसके जो भी इफ़ेक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और जो 3rd पैरा होगा वो आपका कंक्लूजन होगा जिसमें आप सजेशंस और स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका, अब आपने बिगनिंग कर लिया, बीच का आपने कंटेंट फ्रेम कर लिया, नाउ हाउ टू एंड अ स्पीच। जो क्वेश्चन रेज होता है कि अब हम इसे कंक्लूड कैसे करें, एंड कैसे करें। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एंड करेंगे। देयरफॉर इन द एंड आई वुड लाइक to end my speech by strongly supporting the idea that अब आपने जब ऊपर का पूरा मैटर लिख लिया है आप उस लाइन को डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, जो आपका जो 3rd पैराग्राफ था कंटेंट का उसे डिसकंटिन्यू करके आप एंड लिखेंगे। आपने गैप नहीं छोड़ना, लाइन का गैप नहीं डालना, लेकिन उस लाइन को आप डिसकंटिन्यू करके नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ शो भी किया है। देयरफॉर से आगे आप देखिए थोड़ा स्पेस छोड़ा है, या आप स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल मार्जिन के साथ भी शुरू कर सकते हैं। देयरफॉर इन द एंड, कि आप आखिरी में आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच, कि मैं अपनी स्पीच को एंड करना चाहता या चाहती हूँ बाय स्ट्रॉन्गली सपोर्टिंग द आइडिया, कि अपने आइडिया को पूरी तरह सपोर्ट करते हुए। दैट के बाद में कि किस चीज़ को आप सपोर्ट करें, आपका क्या आइडिया था, वो यहाँ आपका टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक से रिलेटेड होगा ये, यहाँ आप टॉपिक से लेंगे इसे। और इसके अलावा आप थैंक्स गिविंग कैसे करेंगे, वो तो आपने एंड में लिखा कि आप एंड कैसे करेंगे।
अब लास्ट में क्योंकि आप स्पीच दे रहे हैं, इतने सारे ऑडियंस आपके सामने हैं जो सुन रहे हैं, भाई उन्होंने इतना देर खड़े होकर आपको सुना भी ना, तो उनको आपको थैंक्स करना है। तो कैसे थैंक्स करेंगे? थैंक्स ऑल फॉर बीइंग सो जेनरस टू लिसन टू माई व्यूज़ सो अटेंटिवली एंड पेशेंटली। आप इस लाइन को रट सकते हैं, ठीक है, कि आपने जब एंड में आप लिखेंगे, जब आप कंक्लूड करेंगे, एंड में आप पहले वो लाइन लिखेंगे जो इससे ऊपर लिखी हुई है, देयरफॉर इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच बाय स्ट्रांगली सपोर्टिंग द आइडिया दैट, टॉपिक से आ जाएगा। और उसके बाद आप लिखेंगे, उस लाइन को आप डिसकंटिन्यू करके इस लाइन को लिखेंगे, थैंक्स ऑल फॉर बीइंग सो जेनरस टू लिसन टू माई व्यूज सो अटेंटिवली एंड पेशेंटली। और उसके बाद इस लाइन को भी डिसकंटिन्यू करके आप नीचे आप या तो ये लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी थैंक्स आपने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखते तो आप सिंपली थैंक यू लिख कर भी एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें आपको चूज़ करना है कि थैंक्स गिविंग में आप ऊपर वाली लाइन लिखेंगे या नीचे वाली लाइन, क्योंकि हमें एक वर्ड लिमिट को फॉलो करना होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड लिमिट होती है कि आपने इतने वर्ड्स का ही लिखना है, 150 to 200 वर्ड्स में हमें लिखना होता है। तो उन वर्ड्स को पूरा करने के लिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप 2 वर्ड्स में थैंक यू ना लिखें, बल्कि आप ये पूरा सेंटेंस लिखें, ताकि आपके कुछ वर्ड्स जो ऊपर शायद कम हो रहे हो तो वो इससे पूरे हो जाएं, ठीक है। तो आप वैसे आपके ऊपर है कि आप दोनों में से क्या चूज़ करना चाहते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसे और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ हमने पहले टॉपिक ले लिया है। वैसे स्पीच में कभी भी टॉपिक नहीं लिखा जाता है, क्योंकि टॉपिक हम बीच में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, हमारा जो बिगनिंग है, उसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ तो लिख कर बता दिए, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो इसके मार्क्स नहीं होते, और वैसे ये कंपलसरी है भी नहीं। तो ये तो जस्ट ये बताने के लिए कि हाँ ये टॉपिक है, ऊपर लिख दिया गया है दिल्लीज पोल्यूशन अ मेजर कंसर्न। स्टार्ट कैसे करेंगे, बिगिन कैसे करेंगे आप? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप ऊपर वाले जो 5 स्टाइल्स हैं, जो भी स्टाइल आपको बेस्ट लगे है, जो भी आपको लगता है कि मैं ये लिखना चाहती हूँ, आप उसे रट डालिए, आप उसी स्टाइल से शुरू करिए। देन गुड मॉर्निंग टू ऑल, इस लाइन को डिसकंटिन्यू कर दिया हमने। उसके नीचे हम लिख रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आई एम अभिनव शर्मा, ठीक है, ऑफ क्लास 12th। वट एवर इज़ योर क्लास, वट एवर क्लास इज़ गिवन टू यू इन क्वेश्चन। अगर नहीं दिए क्वेश्चन में तो आप अपनी तरफ से फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ 12th और 11th। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक दिल्लीज पोल्यूशन अ मेजर कंसर्न। आप ये देखिए, हमने ऊपर से लिए है ये, ठीक है, ये हमने स्टाइल 5 को यहाँ पर यूज़ किया है, वहीं से हमने वो सेंटेंस लिया है, और जहाँ पर उसमें ब्लैंक था उसमें हमने ब्लैंक की जगह टॉपिक को लिख दिया, दिल्लीज पोल्यूशन अ मेजर कंसर्न। अब ये हमारी बिगनिंग कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक, इसे हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ, जहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, उसे हम बिगिन करेंगे। इनमें 2014 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड न्यू दिल्ली एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब क्योंकि दिल्ली इस पोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, कि अब पोल्यूशन से रिलेटेड आप बात करें कि 2014 में कि मई में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन माने WHO ने दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। दिल्लीज पोल्यूशन हैज़ बीन अ ग्रेट कंसर्न ओवर द ईयर्स। Environmental problems in Delhi are a big threat to Delhi's inhabitants and to the flora and fauna as well। कि दिल्ली की जो environment है, दिल्ली के अंदर जो environmental problem है, वो बहुत बड़ी threat है दिल्ली के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, and to the flora and fauna as well, कि दिल्ली के जो flora और fauna है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी threat है दिल्ली का environmental issues। जैसे फ्लोरा, अब आपको पता होना चाहिए फ्लोरा किसे कहते हैं। फ्लोरा होते हैं प्लांट्स और फौना होते हैं एनिमल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे ले रहे हैं द सिटी, नेक्स्ट पैराग्राफ हम फ्रेम कर रहे हैं, द सिटी सफ़र्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पर हम कॉजेज़ ले रहे हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन के रीज़न क्या है, क्या इसके कारण हैं। द सिटी सफ़र फ्रॉम एयर पोल्यूशन, जो सिटी है वो एयर पोल्यूशन से सफ़र कर रही है, कॉज्ड बाय रोड डस्ट एंड द गैसेस। और ये पोल्यूशन किसके कारण है? रोड डस्ट, सड़कों के ऊपर जो मिट्टी है उसके कारण है, एंड द गैसेस एमिटेड बाय व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, कि जो व्हीकल्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से जो गैसेस एमिट हो रही हैं उसके कारण है, ठीक है। एंड देन द आप एक और रीज़न, अब जो हम बहुत ज़्यादा बर्निंग
प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन इंक्रीज करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो नियर बाय एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होता है, जो फील्ड्स होते हैं वहाँ पर जो प्लांट रेजिड्यू है, जिसे पराली बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में, तो जो प्लांट रेजिड्यू है उसे क्या किया जाता है, वहाँ पर बर्न किया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ से जो वहाँ से डस्ट है या जो स्मोक है वो सारा का सारा दिल्ली में आना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दिल्ली के पॉल्यूशन का। तो यहाँ पर ये बताया है द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन दिल्ली इज़ अ वेरी हाई एंड एक्सपेक्टेड, कि जो दिल्ली है अब एक तरफ वो तो सीजनल है, जो मैंने भी बोला आपको कि बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज वो सीजनल है, वो हर समय नहीं बर्निंग होती उसकी, लेकिन जो एक मेन रीजन है, जो एक जनरल कारण जिसे हम कह सकते हैं दिल्ली में पोल्यूशन का, वो है यहाँ के व्हीकल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं दिल्ली में। अब जब इतने सारे व्हीकल्स रोड पर आएंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। ठीक है, उसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, ठीक है, और उससे पोल्यूशन, जो डिफरेंट पॉइजनस गैसेस हैं वो रिलीज होते हैं और पोल्यूशन कॉज करती हैं। तो हमने यहाँ लिखा है द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन दिल्ली इज़ वेरी हाई एंड अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना दिल्ली के अंदर व्हीकल्स हैं। मोर देन 1000 न्यू व्हीकल्स आर कमिंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली एवरी डे। रोज़ दिल्ली की जो सड़कें हैं वहाँ कम से कम 1000 से भी ज़्यादा नए व्हीकल्स आ जाते हैं, रोड्स के ऊपर आ जाते हैं। अनदर रीज़न, अब उसको हमने छोड़कर एक नेक्स्ट यहाँ पर पैराग्राफ फ्रेम करा है और इसमें भी हम रीज़न ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनदर रीज़न फॉर सिटी पोल्यूशन इज़ इट्स इंडस्ट्रीज़, कि यहाँ पर शहर में पोल्यूशन के कारण एक और कारण क्या है, यहाँ की इंडस्ट्रीज़। देयर आर ओवर 25 इंडस्ट्रियल एरियाज़ इन दिल्ली। अब दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ थ्रू 3000 टन pollutants into the air, out of which 13% of air pollution is caused by thermal power plants। कि यहाँ पर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से नियर अबाउट 3000 टन पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, जो कि कहाँ जाते हैं, एयर में जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर एयर पोल्यूशन का। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डू नॉट हैव वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स ही नहीं है उनके पास कोई, उन्होंने इस तरीके के इक्विपमेंट्स नहीं लगाए कि जो भी वेस्ट गैसेस निकल रही हैं उनको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करा जाए, उसे एयर में एज इट इज़ ना छोड़ा जाए ताकि एयर पोल्यूशन को रोका जाए। एज अ रिजल्ट दे डायरेक्टली थ्रो देयर लिक्विड वेस्ट इनटू द रिवर। ये जो लिक्विड वेस्ट जो निकल रहा है इंडस्ट्री से उसको भी ट्रीट करने के लोगों ने कोई इक्विपमेंट्स या कोई तरीके नहीं खोजे हुए, कोई प्लान्स नहीं बनाए हुए, तो क्या होता है उस पोल्यूटेड वाटर को भी डायरेक्टली कहाँ थ्रो कर दिया जाता है, वाटर के अंदर। और वो कहाँ चला जाता है, दिस लिक्विड वेस्ट मूव्स इनटू रिवर यमुना कंटेमिनेटिंग इट्स वाटर। और ये सब कहाँ आ जाता है, ये सब कहाँ पर पहुँच जाता है, ड्रेनेज सिस्टम से रिवर यमुना में, और यमुना का जो वाटर है वो कंटामिनेट हो रहा है। These industries release toxic elements which cause ground water contamination। यहाँ तक कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं टॉक्सिक एलिमेंट्स छोड़ती हैं और उनको अगर ज़मीन पर फेंक दें, जो सॉलिड वेस्ट है अगर उसे ज़मीन पर डाल दें क्या होगा, जो हमारी जो सॉइल है उसे पॉल्यूट करेगा। अगर वाटर में चला जाएगा वो प्रोडक्ट्स वाटर को कंटामिनेट करेंगे, और एयर में चले जाते हैं अगर ये टॉक्सिक एलिमेंट्स तो एयर को पॉल्यूट करते हैं। Small hospitals and private nursing homes to some extent are also responsible for Delhi's pollution। कि दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, जो लार्ज हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े स्केल के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तो उन्होंने वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए होते हैं। लेकिन जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बाहर डंप कर देते हैं। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे डिस्पोज नहीं करते प्रॉपरली, डिस्पोजल के उन्होंने कोई प्लांट्स नहीं लगाए होते। दे आर मशरूमिंग डे बाय डे, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। स्मॉल हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट नर्सिंग होम्स डू टू हैव अरेंजमेंट्स टू ट्रीट हॉस्पिटल वेस्ट एंड इट इज़ थ्रोन इन द ओपन एयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन।
अब जो ये हॉस्पिटल्स हैं या जो होम से जो निकल रहा है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो सब लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ओपन एरिया में फेंक देते हैं और उसके क्या होता है, उससे एयर पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन, तो वाटर भी पोल्यूट, अगर वाटर में चला जाएगा तो वाटर को पोल्यूट करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा, इवन लैंड को पोल्यूट करता है। अब यहाँ हमने सारे ऊपर कॉजेज़ हमने एक्सप्लेन करें कि क्या क्या कारण है दिल्ली के पोल्यूशन के पीछे। अब यहाँ पर हम रेमेडीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो रेमेडीज़ या सजेशंस का। देखिए क्या है यहाँ, देयर शुड बी अ सर्टेन पॉलिसी फॉर एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है जंगलों को दोबारा रिन्यू करना, नए पौधे लगाना, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि यहाँ एफॉरेस्टेशन किया जाए, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, बायोमेडिकल वेस्ट, डोमेस्टिक रिफ्यूज़ इन वाटर एंड सीवेज ट्रीटमेंट, कि जो सीवेज से जो सीवेज में जो भी गंदगी जा रही है उसे ट्रीट करने के प्लांट होने चाहिए। डोमेस्टिक रिफ्यूज़, यानी डोमेस्टिक रिफ्यूज़ से मतलब डोमेस्टिक वेस्ट, घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है, तो उसको ट्रीट करने के तरीके अपनाए जाने चाहिए। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को रोका जाना चाहिए, प्लांट्स लगाए जाने चाहिए, है ना। एंड एक्शन प्लान इज़ नीडेड इन ऑर्डर टू एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और ऐसे एक्शन प्लान्स तैयार किए जाने चाहिए, उनकी ज़रूरत है कि जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए कि वो इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व करने में हेल्प करें। ऑड एंड इवन नंबर फार्मूला कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू कर्ब द पोल्यूशन फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। और ऑड एंड इवन नंबर फार्मूला ये कहाँ पर यूज़ होता है, ऑड एंड इवन नंबर फार्मूला व्हीकल्स पर, कि एक दिन ऑड नंबर के व्हीकल्स जाएंगे और एक दिन इवन नंबर के व्हीकल्स रोड पर निकलेंगे। तो यहाँ ये कहा है कि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि इसमें पोल्यूशन को कर्ब करने में। तो दिल्ली में टाइम टू टाइम इन सब को अपनाया जाता है और इवन फार्मूला भी यहाँ पर लगाया गया। एंड इवन एनवायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए प्लांटेशन ड्राइव चलती ही रहती हैं, ठीक है। एंड में हम जब ये स्पीच में या सजेशंस हमने दे दिए हैं तो हम लास्ट में ऑडियंस का थैंक्स करेंगे। आप डायरेक्टली थैंक यू लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं यहाँ, थैंक्स ऑल फॉर बीइंग सो जेनरस टू लिसन टू माय व्यूज़ सो अटेंटिवली एंड पेशेंटली। आई होप सबको स्पीच राइटिंग समझ आ गई होगी। थैंक यू।